नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कई दिनों बाद शेयर बाज़ार के बारे में चर्चा करने के लिए इस वीडियो को जारी कर रहा हूं। लगभग 1 साल से मैंने शेयर मार्केट में कोई ज़्यादा वीडियो नहीं डाले, क्योंकि मुझे मालूम था शेयर मार्केट 1 साल में एक रेंज बाउंड में ही ऑपरेट करती रहेगी और उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होंगे। अब पिछले 1 क्वार्टर से कुछ फंडामेंटल बदले हैं, जिससे ये महसूस होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक रफ्तार पकड़ेगी जो कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे बढ़ेगी। इसलिए मैंने सोचा कि आपको यह वीडियो जारी कर दूं। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हैं वो आज की तिथि में काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। कोरोना काल का जो 1.5-2 साल का असर था वो लगभग ख़त्म हो गया और कोरोना के बाद विकास की गति अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। जो काम कोरोना पीरियड में रुके भी थे वो अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिससे कि अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी रिकवरी के मोड में आ गई है। दोस्तों, ज़्यादा समय जाया न करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब सेंसेक्स बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और इस दिवाली तक यह 70,000 अंक पार कर जाएगा। मेरे इस आंकलन के पीछे कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, जिनमें से कुछ हमारे भारतीय आंतरिक कारण हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में जो मजबूती आई है उसके बारे में पहले मैं चर्चा करूंगा, उसके बाद जो बाह्य कारण हैं उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहला कारण है कि आज की तिथि में इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में आ चुका है, जो कि अप्रैल 2023 में खुदरा मूल्य वृद्धि केवल 4.7% थी और आशा की जाती है कि ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। हालांकि ये इन्फ्लेशन भी आरबीआई के रेंज में है, जो कि 2 से 6% के बीच में रखा गया है। फिर भी इन्फ्लेशन अब आगे बढ़ने की उम्मीद काफ़ी कम है, क्योंकि अच्छा मानसून आने की संभावना है। प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, तो इन्फ्लेशन के अब कारण नगण्य हैं। दूसरा मेजर रीज़न है कि जीडीपी ग्रोथ अब एक अच्छा मोमेंटम पकड़ चुकी है और आरबीआई का अनुमान है कि वर्ष 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसमें जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर रहेगी। इस जीडीपी ग्रोथ का 7% से ऊपर रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आज की डेट में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी पिछले साल काफ़ी अच्छा रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा रहा है। बैंकों ने जो रिजल्ट्स दिए हैं वो भी काफ़ी उत्साहजनक हैं और ओवरऑल जो इंडस्ट्रीज़ के जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट्स हैं उससे ये साबित होता है कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुकी है। तीसरा मेजर फैक्टर है कि आरबीआई द्वारा पिछले क्वार्टर में रेपो रेट नहीं बढ़ाया गया और रेपो रेट न बढ़ाने के 2 रीज़न हैं। एक तो महंगाई अब कुछ काबू में आ चुकी है, दूसरा कारण लिक्विडिटी भी कुछ कंट्रोल में है और लिक्विडिटी वाला फैक्टर आरबीआई वेट एंड वॉच कर रहा है और उम्मीद की जाती है कि यह भी आरबीआई के नियंत्रण में ही रहेगा, तो आगे रेपो रेट बढ़ने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और साथ ही उम्मीद की जाती है कि रेपो रेट 1-8 क्वार्टर के बाद घटना शुरू हो जाएगा, जिससे कि इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी और इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होने की वजह से उनका मार्जिन बढ़ जाएंगे और इंडस्ट्रीज़ का प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। चौथा फैक्टर जो सामने नज़र आ रहा है वो है कि रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार को वर्ष 2022-23 का सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया गया, जो कि लगभग 87,000 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार से राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भी इस क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट दिए हैं और उम्मीद की जाती है कि वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा लाभांश राष्ट्रीयकृत बैंक सरकार को देंगे। इनसे यह साबित होता है कि सरकारी उपक्रमों को भी काफ़ी लाभ हुआ है और उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा उन्होंने
लाभांश के तौर पर सरकार को देना है। इसी प्रकार से इंडस्ट्रीज़ के भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। इंडस्ट्रीज़ से भी उम्मीद की जाती है कि जो इस वर्ष का जो कॉरपोरेट टैक्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे और सरकार के पास इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इसलिए इस वित्त वर्ष में 2023-24 में सरकारी निवेश भी बढ़ेंगे और इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी, तो इंडस्ट्रीज़ का मार्जिन बढ़ेगा और शेयर बाज़ार अपनी रफ्तार पकड़ेगा। पांचवा मुख्य कारण है कि भारत में भाजपा की अस्थायी सरकार चल रही है, जो कि 2014 से निरंतर चल रही है और ये राजनीतिक स्थिरता अगले 2024 के इलेक्शन में भी लगता है कि भाजपा ही वापस सत्ता में आएगी, क्योंकि कोई अच्छा विपक्ष अभी सामने नहीं आ रहा है। भाजपा की राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक दूरदृष्टि के कारण यहाँ पर अब इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा तैयार किया जा रहा है। ख़ास तौर पे सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, जो कभी हम सोच नहीं सकते थे कि दिल्ली से बम्बई 10 घंटे में भी आदमी कार से या किसी मोटर कार से जा सकता है। ये अब संभव हो जाएगा। साथ ही जितने भी एक्सप्रेसवेज बनी हैं, हाईवेज़ बनी हैं, उनकी क्वालिटी, फास्ट टैग सिस्टम, टोल में कहीं रुकने की ज़रूरत ना होने की वजह से अब सड़कों की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है और उससे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम एक छठा कारण बता सकते हैं कि सड़कों का जाल बिछने के अलावा जो रेलवे का जाल है वो भी काफ़ी अच्छा बिछा दिया गया है और साथ ही रेलवे के मैनेजमेंट को भी काफ़ी इम्प्रूव करके जो रेलवे के जो ढुलाई का सिस्टम है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है और उसके कारण कोल की सप्लाई बहुत अच्छी बनी हुई है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी काफ़ी ठीक हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां सड़क और रेल यातायात की बात की जाए, उसके अलावा कोयला, बिजली और अन्य वस्तुएं भी सही ढंग से मिलने की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है। सातवां कारण यह माना जा सकता है कि ज़्यादातर राज्यों में आज की तिथि में भाजपा की ही सरकार है, तो जिसको कि बार बार उनका स्लोगन भी है कि डबल इंजन सरकार। केंद्र में सरकार होने के साथ साथ प्रदेशों में सरकार के कारण इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस को, स्टार्टअप को और कई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की इनकम बढ़ेगी और इनकम के साथ डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के साथ सप्लाई भी बढ़ेगी। तो इस चेन के बढ़ने से यह माना जा रहा है कि भारत में विकास की गति काफ़ी तेज पकड़ चुकी है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष द्वारा यह कमेंट किया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब स्नोबॉल इम्पैक्ट के लेवल पे है। स्नोबॉल इम्पैक्ट का मतलब होता है कि जब बर्फीले पहाड़ की ऊंची चोटी से एक छोटी सी बर्फीली बॉल गिराई जाए तो बर्फ़ के चट्टानों के ऊपर से लुढ़कते हुए और बर्फ़ समेट लेती है और जब वो बहुत नीचे तक आ जाती है तो उस समय तक वो एक बहुत बड़ा बर्फीले चट्टान का रूप ले लेती है। इसी ढंग से अर्थव्यवस्था यदि एक बारी विकास की गति पकड़ लेती है तो उसका न केवल जो मूल पूंजी लगी होती है उसके अलावा जो उस पर इंटरेस्ट या डिविडेंड आता है उसका भी असर होने की वजह से विकास की गति और आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये हमारे देश के आंतरिक कारण हैं, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि इस दिवाली तक शेयर मार्केट 70,000 पॉइंट तक पार कर जाएगी। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के आंतरिक कारणों के अलावा कुछ बाह्य कारण भी हैं, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में सेंसेक्स को काफ़ी बूस्ट मिलने की उम्मीद है। उसमें से एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत में अब FIIs, FDIs और PIs इत्यादि द्वारा इस साल इन्वेस्टमेंट बढ़ने की उम्मीद है। जैसे कि आपको मालूम है कि FDI ने पिछले साल 2022 में काफ़ी बड़ा अमाउंट वापस ले लिया था। अब
वो अमाउंट धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था में आएगा और एफडीआई की इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेंगी ही, उसके अलावा एफआईज और अन्य इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बढ़ेंगी। दोस्तों, दूसरा मुख्य कारण है कि अमेरिका में जो डेट क्राइसिस थी वो अब कुछ सॉल्व हो गई हैं और उसकी वजह से जो अस्थिरता बनी हुई थी वो भी अब कुछ हद तक नियंत्रण में आ गई है। अमेरिकन क्राइसिस का कुछ हद तक भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट ही मिला है, क्योंकि जो डॉलर पिछले वर्ष काफ़ी मजबूत हो रहा था वो धीरे धीरे पिछले 6 महीने में काफ़ी कमज़ोर पड़ता गया और सारी वर्ल्ड की करेंसी के हिसाब से वो कमज़ोर काफ़ी हो गया। तो डॉलर के कमज़ोर होने से हमारा इंपोर्ट कॉस्ट काफ़ी कम हो गया और जो अमेरिका में अस्थिरता थी उसका भारत को फ़ायदा हुआ। तीसरा कारण है कि अमेरिका में और विश्व के अन्य देशों के सेंट्रल बैंक ने भी अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो पीछे संभावना लग रही थी कि डॉलर वापस अमेरिका ले जाएंगे और लोग अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, वो भी संभावना अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जो एनआरआईज हैं, एफआईज हैं, एफडीआईज हैं, एफपीआईज हैं, वो सारे इन्वेस्टमेंट अब फिर से भारत में करेंगे। चौथा कारण है कि यूक्रेन और रशिया के झगड़े से भारत को इनडायरेक्टली लाभ हुआ, ना कि कोई नुकसान। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन का लगभग 85 से 87% के करीब इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, और उस इंपोर्ट होने की वजह से भारत का जो इंपोर्ट का बिल काफ़ी बड़ा होता है और हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम बनी रहती है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद भारत ने ओपेक से क्रूड ऑयल ख़रीदना कम कर दिया और रूस से डायरेक्टली क्रूड ऑयल लेना शुरू कर दिया, क्योंकि रूस पर यूरोपीय देशों ने पाबंदी लगा दी थी, यूएसए ने पाबंदी लगा दी थी। तो केवल 2 ही देश ऐसे थे जो कि उस पाबंदी को नहीं मानते, वो हैं भारत और चीन। इसलिए भारत ने डायरेक्ट रसिया से क्रूड ऑयल ख़रीदना शुरू कर दिया, जिससे कि डॉलर पे भी प्रेशर कम हो गया और साथ ही भारत को ओपेक के मुकाबले रसिया से सस्ता क्रूड ऑयल मिलना शुरू हो गया और स्टेबल तौर से रसिया से क्रूड ऑयल लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज की तिथि में रसिया लगभग 70% एक्सपोर्ट इंडिया को कर रहा है, 30% एक्सपोर्ट चाइना को कर रहा है, और इंडिया का जो क्रूड ऑयल का बिल है वो ओपेक से इंपोर्ट करने के मुकाबले कम है। तो इसका अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, जिसके कारण पेट्रोलियम के प्राइसेस आज की डेट में काफ़ी हद तक कंट्रोल हैं। और वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल काफ़ी समय से $70-80 पर बैरल चल रहा है, तो उसकी वजह से अब स्थिति कुछ हद तक स्टेबल है। तो उसकी वजह से भी भारतीय इकोनॉमी को बूस्ट मिला है और शेयर बाज़ार अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ की कॉस्ट कम रहेंगी, कई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई फ़ायदे क्रूड ऑयल की वजह से रहेंगे। 5वां मुख्य रीज़न ये भी है कि अब धीरे धीरे यूरोपीय बाज़ार भी मंदी की जो आशंका की जा रही थी उससे थोड़ा सा उभर रहे हैं और वहाँ पर भी थोड़ा सा आशा की जाती है कि भारतीय सामान के इंपोर्ट की मांग बढ़ेगी और यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन्हीं कारणों पर चर्चा करना चाहता था और उम्मीद करता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था आज की डेट में काफ़ी हद तक स्थिर होने की वजह से यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ेगी, साथ ही शेयर मार्केट भी एक अच्छी रफ्तार पकड़ेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि दिवाली तक यह 70,000 अंक तक पार कर जाएगा। सेंसेक्स 70,000 अंक तक पार कर जाएगा। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और यदि ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें और यदि कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए कमेंट भी करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित और शेयर बाज़ार से संबंधित इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नए नए वीडियो के लिए
बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।